हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं। ट्रांसलेशन के बाद में थोड़ा सा लाइट हार्ट होना ज़रूरी है ना? तो मैं इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स लेकर आई हूँ ये। अब फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। ओके। फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके नेक्स्ट आप कोई एक वर्ड या तो ऐड करते हैं, ठीक है ना, या दो वर्ड्स ऐड करते हैं जिनको पार्टिकल्स बोलते हैं। वो पार्टिकल्स इस वर्ब का जो यूज होता है सेंटेंस में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, बताऊंगी कैसे। फ्रेजल वर्ब्स आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड हैं पार्ट ए में, और ईडियम्स भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर ये दोनों क्या हैं? इनके अलावा एक और टॉपिक होता है, प्रोवर्ब्स, है ना। ये क्या चीजें होती हैं? प्रोवर्ब्स को हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं। मेटाफॉर्स मुहावरे होते हैं और सिमिली आपके उपमा होते हैं, या शायद उल्टा है। हिंदी में आपको पता है क्या क्या चीज होती है, इंग्लिश में देखते हैं। मैं वो दोनों, इनफैक्ट प्रोवर्ब्स भी अगर इंक्लूड करें तो मैं वो तीनों एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इनका यूज जो है, इन तीनों चीजों का जो यूज है, ये आप राइटिंग में कर सकते हैं अपनी। कौन सी राइटिंग होती है? आपकी पैराग्राफ राइटिंग हो गई, ठीक है, आपकी लेटर राइटिंग हो गई। मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि आपके एक इनफॉर्मल लेटर आए। उसमें स्कोर करना आसान होता है, उसमें इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग भी नहीं होती है। लेटर राइटिंग अगर आपके इनफॉर्मल आता है तो आप इनमें से यूज कर सकते हैं। आप रिपोर्ट राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं और बहुत ही अप्रोप्रिएटली आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाता है तो, ठीक है। और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन में से भी आ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल कैसे करते हैं मैं एक क्लास लूंगी, इनफैक्ट दो क्लासेस लूंगी आपकी, उसमें समझाऊंगी। हर तरह का कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, जो करंट अफेयर्स रेलेवेंट होता है वो, जो सोशल इश्यूज रेलेवेंट होता है वो, और एक मैं पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन हैंडल करवाऊंगी आपसे, ठीक है। इंटरेस्टिंग होगा, इजी होगा। लेकिन जब इनमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन में है ना, कहीं पे कोई सेंटेंस है और उसके अंदर प्रोवर्ब यूज किया हुआ है तो वो मीनिंग पूछ लेंगे कि इसका रेलेवेंस इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, या फिर उस प्रोवर्ब को मेंशन कर देंगे और बताएंगे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाओ। अब हिंदी में आपको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन हिंदी में जो उसका नियर अबाउट जो मुहावरा आपके पास में हो, लोकोक्ति आपके पास में हो, वो आप ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आपके क्योंकि सिलेबस में ये चीजें मेंशन हैं तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। उन तीनों को थोड़ा लेट हैंडल करेंगे, इन दोनों को पहले देखते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जैसा मैंने पहले बताया, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे लुक। लुक का क्या मतलब होता है? देखना। ये लिटरल मीनिंग होता है लुक का, है ना। आपने अपनी नजरों से, अपनी आंखों से कुछ देखा, ये देखने का जो प्रोसेस है इसको लुक कहते हैं। वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। इस लुक के आगे मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लगा दूं कि उस देखने वाले प्रोसीजर का जो यूज है सेंटेंस में वो चेंज हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इधर जगह खाली है, इधर देखते हैं। ओके, लुक ऑन, ठीक है। लुक आफ्टर, है ना। लुक फॉरवर्ड टू, लुक अप, ओके। लुक ऑन, लुक इनटू, ठीक है। और भी हैं जैसे लुक आउट। ये जो मैंने वर्ड्स बाद में ऐड करे हैं, एक या दो वर्ड्स अपन ऐड करते हैं, इन वर्ड से इस लुक का अभी भी देखना ही है, लुक का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। इन वर्ड्स को यूज करके उस मीनिंग का एप्लीकेशन चेंज हो गया। कैसे? जैसे लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर अपन कब यूज करते हैं? जब अपन किसी की देखभाल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? किसी की तबियत खराब है, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, आई एम लुकिंग आफ्टर माई चाइल्ड, ठीक है। उनकी तबियत खराब है, वो किसी ना किसी परेशानी से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और मैं उनका ध्यान रख रही हूँ, उनका ख्याल रख रही हूँ, ठीक है ना। ये लुक आफ्टर होता है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि मैं किसी चीज को एक्सपीरियंस करने या फिर किसी चीज को समझने के लिए उत्साहित हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब वो काम होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। जैसे कोई मूवी रिलीज होने वाली है, ठीक है, और मैं उसको देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, उसका ट्रेलर आया, टीजर आया, जो भी है, और मैं उस मूवी को देखने के लिए उत्साहित हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट मूवी।
मैं इंतजार कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी लुक का क्या मतलब है, टेक्निकली लुक का मतलब देखना ही है कि मैं देखना चाहती हूँ, है ना, मैं उसके लिए उत्साहित हूँ, तत्पर हूँ। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं इसके कारण चेंज हो गया। लुक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी, ठीक है। जैसे लुक ऑन, देखते रहना, है ना। लुक इनटू, किसी कोई आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है ना, या कोई काम में आपको मिला है, या फिर कोई आपके पास में कोई फिजिकल वर्क है आपका, और आपको कोई बोलता है कि देखना इसके अंदर अगर वो कॉपी मिल जाए। तो आपके पास में पूरा का पूरा अपना लाइब्रेरी का जत्था पड़ा हुआ है, और आपको किसी ने बोला कि यार जस्ट लुक फॉर दिस मूवी, लुक फॉर हो गया, लुक फॉर, FOR, है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, लुक इनटू ढूंढने के लिए बोलते हैं। लुक आउट, लुक आउट वैसे तो अच्छा मीनिंग नहीं है, बट अप्लाई करता है। मैं बताऊं कैसे। दो चोर हैं, म्यूजियम में गए हैं, और एक जो है वो बाहर नजर रखा हुआ है ना, और दूसरा बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है। तो जो जो नजर रख रहा है ना कि कहीं हम पकड़े ना जाए, पुलिस तो नहीं आ गई, कहीं पे कोई अलार्म सिस्टम तो एक्टिवेट नहीं हो गए, वो क्या कर रहा है, वो लुकआउट कर रहा है, ठीक है। इट्स अ बैड एग्जाम्पल बट इट वर्क्स ओवर हियर, ओके, वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो एक लुक वर्ड को लेके मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स रखे। ये क्या होता है, इसी को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ब के आगे जब आप कोई एक पार्टिकल या दो पार्टिकल्स, प्रेपोजिशन भी होते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो इनका एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, मीनिंग नहीं। लुक का मीनिंग वही है, लेकिन लुक जब इन वर्ड्स के साथ आता है, तो लुक वर्ड का एप्लीकेशन, यूसेज जो है सेंटेंस में, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको नया मीनिंग मिल जाता है, जैसा कि मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए। द कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ब अलोन। जैसे लुक आउट, है ना, लुक आफ्टर, देखभाल करना। कॉमन पार्टिकल्स, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मैंने लगभग इनमें से ही आपको बताया है। लुक अवे भी हो सकता है ना, ये देखो। लुक अवे का एप्लीकेशन का मीनिंग होता है लुक अवे का, कि कुछ काम हो रहा है और आपने उस काम को देखना बंद कर दिया, क्योंकि वो आपको या तो तकलीफ दे रहा है या फिर आपको रेस्टलेस बना रहा है, ठीक है ना। लुक अवे, तो लुकिंग अवे वाला जो काम है वो भी यही है। लुक, आई विल रिपीट इट अगेन, लुक का खुद का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, लुक का यूज चेंज हो गया इन वर्ड्स के कारण, ठीक है। ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसके एग्जाम्पल, जैसे टर्न ऑन है, टर्न ऑन का ही ऑपोजिट टर्न ऑफ भी हो जाएगा। टर्न ऑन, किसी चीज को चालू करना, ठीक है। टर्न ऑफ, बंद करना। टर्न का मतलब क्या होता है, घूमना। टर्न का मतलब पलट जाना होता है, घूमना होता है ना। और बताती हूँ, टर्न इनटू, ठीक है, पुलिस के हवाले अपने आप को कर देना। तो जो हवाले करना होता है वो टर्न इनटू होता है, टर्न इन भी उसी को कहते हैं, है ना। आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया है, ठीक है। तो टर्न के साथ में भी बहुत सारे अपन प्रेपोजिशंस या इस पार्टिकल्स लगा सकते हैं, जिनके कारण उसको फ्रेजल वर्ब का रूप मिल जाता है। टर्न ऑन का मतलब होता है किसी चीज को चालू करना, लाइट चालू करना है, टीवी चालू करना है, टर्न ऑन करते हैं, है ना। और उसको बंद करने के लिए कहते हैं तो टर्न ऑफ हो जाता है। ओरिजिनल टर्न का मतलब रोटेट होता है, यानी कि घूमना, और टर्न ऑन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को एक्टिवेट करना। ट्रांजिटिव, ठीक है, टीवी के लिए यूज, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ये दोनों किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं, और ये ह्यूमंस के लिए, पर्सन्स के लिए यूज होता है। टर्न योरसेल्फ इनटू बिफोर द पुलिस नैब्स यू, है ना, सरेंडर कर देने को टर्न इन कहते हैं, टर्न इनटू कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, रन इनटू, रन ऑफ भी होएगा, रन अवे भी होएगा, ठीक है। रन इनटू है ही। रन इनटू कब यूज करते हैं, जब अपन किसी से मुलाकात करते हैं और हम सोच नहीं रहते कि उससे मुलाकात हमारी हो जाएगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड होता है, मैं कहीं घूमने गई और वहां पर मुझे मेरी कोई बचपन की कॉलेज की दोस्त मिल गई, कॉलेज बचपन में नहीं था बट ओके, ठीक है, स्कूल टाइम की कोई फ्रेंड मिल गई, वो भी वहीं घूम रही थी, और तो फिर मैं क्या बोलूंगी, आई रैन इनटू XYZ माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं सोच नहीं रही थी उसके बारे में, मैं, मुझे पता भी नहीं था कि वो वहां है या मुझे उससे मुलाकात होएगी, लेकिन वो हो गई, ठीक है ना। इट वॉज लाइक अ सरप्राइज टू मी। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड है, इसके लिए रन इनटू आता है ना। ऐसा नहीं, रन का मतलब क्या होता है, भागना होता है, तो मैं भाग के नहीं गई थी उधर उससे मिलने के लिए या कुछ भी, ठीक है। एग्जाम्पल, आई रैन इनटू माई फ्रेंड एट द स्टोर, ठीक है। रैन इनटू मतलब मैं, मेरी दोस्त से स्टोर पे या दुकान पे मेरी मुलाकात हो गई, है ना, हो गई। अब पता नहीं था लेकिन बस हो गई, ठीक है। ओरिजिनल वर्ब रन का मतलब क्या होता है, भागना, टू मूव फास्ट। रन इनटू का मतलब क्या हो गया, किसी के साथ में चांस एनकाउंटर, ठीक है। ट्रांजिटिव लोगों के लिए यूज होने वाला है। रन ऑफ, सेम, रन ऑफ जनरली वाटर के लिए यूज होता है ना।
बारिश हुई और जो एक्स्ट्रा पानी था वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने करी नहीं, हार्वेस्ट उसको किया नहीं, उसको स्टोर किया नहीं, तो द वाटर रैन ऑफ। ठीक है ना? रन अवे लोगों के लिए यूज होता है, घर से भाग जाते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रन इनटू मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो इस तरह से रन आपकी जो वर्ब है वो और पार्टिकल्स को लगा के डिफरेंट मीनिंग ले लेती है। गिव अप, गिव अप भी यही होता है। एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है इसके आगे, गिव ऑफ। गिव ऑफ जो होता है एक तरह की फीलिंग होती है। ठीक है ना? ही इज गिविंग मी नेगेटिव वाइब्स, ही इज गिविंग ऑफ नेगेटिव वाइब्स। तो वो जो नेगेटिव वाइब्स वाली चीज है वो मुझे फील हो रहा है। ये मेरी जो फीलिंग है इससे आ रही है कि मैंने किसी से मुलाकात की और उससे मुलाकात करके मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ, मेरे मन में है ना क्वेश्चंस थे और मुझे सेफ नहीं फील हो रहा था। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? ही वॉज गिविंग ऑफ नेगेटिव वाइब्स। ठीक है, गिविंग ऑफ। दूसरा होता है गिव अवे, ये सामान के लिए यूज होगा, हम डोनेशन दे देते हैं। ठीक है ना? गिव अप, हाँ गिव अप भी आपके एक्टिविटी या हैबिट के लिए होता है। ठीक है, ये आपकी हैबिट्स के लिए होता है। गिव अवे क्या होता है? गिव अवे, जैसे मेरे पास कोई सामान था एंड आई गिव इट अवे, मैंने गरीबों में बांट दिया, दान कर दिया। ठीक है, ये चीजों के लिए यूज होता है। अगेन सेम थिंग, गिव का क्या मतलब होता है? देना, है ना? गिव ऑफ नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं या पॉजिटिव फीलिंग भी होती है। ठीक है, गिव अवे सामान दे देना। ठीक है ना? यहाँ पर फीलिंग दे रहे हैं वो, यहाँ पर सामान दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रहे हैं? अपनी गलत आदतें दे रहे हैं। ठीक है, गलत आदतें, स्मोकिंग वाली गलत आदत है, गिव अप अल्कोहल, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप ड्रग्स, ये सब जो चीजें होती हैं ये गलत हैबिट्स होती हैं, उनको छोड़ना जो होता है गिव अप के लिए यूज होता है। ठीक है, गिव का मतलब होता है प्रोवाइड, गिव अप मीन्स टू अबैंडन, स्मोकिंग के लिए इंट्रा इन वर्ड्स का मैं आपको पहले बता दूं, जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या होती है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये किस टाइप की कैटेगरी के चीजों के लिए यूज होगा। जैसे मैंने बताया गिव ऑफ फीलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये जो फीलिंग वर्ड है ना, ये ट्रांजिटिव है, मतलब किस चीज के लिए इस फ्रेजल वर्ब को यूज किया जा रहा है। ओके, चलो। लुक आफ्टर, मैंने लुक के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए। ठीक है, कहाँ लिखे हैं वो? कहाँ है? ये रे, 9 एग्जाम्पल्स राइट हियर। ठीक है, तो लुक का वी विल नॉट रिपीट अगेन, लुक का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब, सॉरी, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली टूटना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है टूटना। ठीक है, शीशा टूट गया, द ग्लास ब्रोक डाउन, द ग्लास ब्रोक। ठीक है, ब्रेक डाउन क्या होता है? इमोशनली टूटना। जनरली लड़कियों के लिए कहते हैं ना, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसे रोना आ गया, यानी कि उसके जो क्या कहते हैं, आंसुओं का जो बांध था वो टूट गया। ठीक है, ब्रोक डाउन। उसके अलावा होता है ब्रेक ऑफ। ठीक है, और होता है ब्रेक अप, दो दोस्तों के बीच में दोस्ती खत्म हो जाती है, ब्रेकअप बोलते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, उसका मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। सॉरी, ब्रेकअप भी एक फ्रेजल वर्ब है। उसके अलावा होता है ब्रेक इन, चोरी करने के लिए चोर घर में घुसता है तो उसको ब्रेक इन कहते हैं, BREAKIN। ठीक है, ये अगेन सेम चीज हो रही है। ब्रेक का मतलब क्या है? टूटना। ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक ऑफ, ब्रेक अप, ब्रेक इन, है ना? ओके, आई हैव एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मैं जो भी फ्रेजल वर्ब्स बना रही हूँ उनका एक एक सेंटेंस बनाओ। ठीक है, अपनी नोटबुक में बनाओ। यू डोंट वांट टू शेयर इट इन द कमेंट्स, दैट्स ओके। अपनी नोटबुक में बनाओ। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, गिव ऑफ, गिव अवे और गिव अप, गिव इनटू भी होता है बाय द वे, अपने आप को समर्पित कर देना। गिव इनटू होता है अपने आप को समर्पित कर देना, किसी काम में अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लेना दैट यू हैव गिवन योरसेल्फ इनटू। ठीक है ना, दैट वर्क। तो ये भी एक चीज है। ओके, इसका ट्रांजिटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, और कौन से थे? रन ऑफ, रन अवे, रन इनटू, है ना? और मेरे को याद आएंगे तो मैं बताऊंगी आपको, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। टर्न का मैंने आपको बताई दिए, लुक का मैंने आपको यहाँ पर 9 एग्जाम्पल शेयर करे हैं। ठीक है, इन सब के ना एक एक सेंटेंस बनाना, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रेक हो गया। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। अब देखते हैं इनके साथ में सेंटेंस बना के भी देखते हैं, कुछ एक के सेंटेंस बनाएंगे, कुछ एक के सेंटेंस आप बनाना। ओके, वेकअप का मतलब होता है जागना।
अब इसका जागना जो है या तो नींद से जागना हो सकता है, ठीक है ना, शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठी थी, ठीक है। तो अब इसका नींद से जागना भी होता है और इसका अज्ञानता से जागना भी होता है ना। वेकअप में या तो नींद होगी, सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, या फिर अज्ञानता से होगा। उसी तरह से टर्न ऑफ मैंने आपको बता दिया, टर्न ऑन का ऑपोजिट है, टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। पिक अप, पिक का मतलब होता है चॉइस और पिक अप का मतलब होता है उठाना, ठीक है ना। कोई नीचे सामान रखा हुआ है और आपने उसको उठाया। जनरली अपन छोटे बच्चों को जब ट्रेन कर रहे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, पिक अप योर टॉयज कहते हैं, ठीक है ना, अपने खिलौनों को उठाओ और उनको यथास्थान पे रखो। तो ये जो पिक अप है, चीज को उठाने के लिए कहते हैं। लुक आफ्टर मैंने आपको बताया, किसी की तबीयत खराब है, कोई किसी की तबीयत खराब होने के दौरान उसका ध्यान रख रहा है तो लुक आफ्टर होगा। आई एम लुकिंग आफ्टर माई, जैसे लुक आफ्टर का बनाते हैं अपन, आई एम लुकिंग आफ्टर माई grandfather because he's मैं अपनी दादाजी का ध्यान रख रही हूँ क्योंकि उनको अल्जाइमर्स की बीमारी है या वो अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं। अल्जाइमर्स क्या होता है? ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोगों की मेमोरी खत्म हो जाती है या वो पास्ट में जीने लग जाते हैं, कि उनको जो प्रेजेंट उनकी मेमोरी है, जो उनकी कोर मेमोरीज हैं वो उनको भूल जाते हैं। अल्जाइमर्स के सीवियर केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें लोग अपने खुद रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों तक को, अपने माता पिता तक को भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो किसी को नहीं पहचानते अपने आसपास, जिसके कारण वो एक्यूट बिहेवियर करते हैं, बहुत ज़्यादा डरावना बिहेवियर करते हैं कि वो किसी अनजान लोगों के बीच में हैं और उन्हें डर लग रहा है, तो वो अपने प्रोटेक्शन करने के चक्कर में कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। तो अल्जाइमर्स इट्स अ रियली बैड थिंग। एनीवे, तो लुक आफ्टर को मैंने यहाँ पर यूज किया, मैं देखभाल कर रही हूँ, ठीक है। उसी तरह से होता है गिव अप, आदत छोड़ना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, शी गेव अप arguing with strangers online। ये बहुत देखने को मिलेगा, लोग ट्विटर पे, आई एम सॉरी आजकल तो एक्स है, उस पे या फिर फेसबुक पे या कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया पे लोग किसी टॉपिक के ऊपर बात करते करते आर्ग्यू करने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत देखा है कमेंट्स में लोगों के। एनीवे, तो इसकी, जिसकी भी बात कर रहे हैं अपन, इनकी एक आदत थी कि वो स्ट्रेंजर्स से, अनजान लोगों से ऑनलाइन झगड़ा करने लग जाते थे, आर्ग्यू करने लग जाते थे, तो उन्होंने अपनी ये खराब आदत छोड़ दी, ठीक है। शी गेव अप दैट हैबिट। फिर होता है टेक ऑफ। टेक ऑफ किसके लिए होएगा यूज? प्लेन के लिए यूज होगा, एरोप्लेन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। द ठीक है, द प्लेन विल टेक ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में प्लेन टेक ऑफ करेगा, यानी कि उड़ना शुरू कर देगा। फिर होता है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है खोज निकालना, ठीक है ना। जैसे किसी एक वर्ड का मैंने आपको वर्ड दिया, ठीक है ना, उस वर्ड का मीनिंग मैं ये कहती हूँ, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो कहने का क्या मतलब है, आप उस वर्ड को देखें, उस वर्ड को समझें और उस वर्ड को ऑनलाइन या डिक्शनरी या थेजरस कहीं पे भी जाके आप उसका मीनिंग सर्च कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर जो होता है, इसको फाइंड आउट कहते हैं, ठीक है। टर्न ऑन अपन देख ही चुके, लुक इनटू मैंने आपको पहले बताया ही है, लुक के एग्जांपल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने 3 के एग्जांपल्स लिखे हैं, 3 फ्रेजल वर्ब्स के, वैसे ही आप इन सबके एग्जांपल्स, एक-एक एग्जांपल एटलीस्ट जरूर लिखना। इनका मीनिंग पता होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मैंने ट्रांसलेशन में सिखाया है, लिखो, ठीक है। मैं आपके साथ में वर्कशीट शेयर करूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक में आप जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम में, वहां पर आपको हर वीडियो के साथ में एक अटैच पीडीएफ और वर्कशीट मिलेगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें मैंने ये सब बताए हैं, ठीक है, 2-2 एग्जांपल्स बताए हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बट आई वुड रादर कि आप इसको ट्राई करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और देखते हैं इडियम्स क्या होते हैं। इडियम वो कहावत होती हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनको अगर अपन अलग अलग देखते हैं तो उनका लिटरल मीनिंग कुछ और है। जैसे मैं बताती हूँ, चलो इधर आते हैं, नहीं इसी में देखते हैं, चलो ठीक है, इधर स्पेस नहीं है मेरे पास आज। एनीवे, एक इडियम होती है,
ये नहीं बताएंगे, ये डिफिकल्ट है। एक दूसरा बताती हूँ, बहुत इजी है और आपने बहुत बार इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पेशली एडिटोरियल्स में ज़रूर देखा होगा। और ये मैंने आपको एग्जैक्ट पहले भी बताया है ट्रांसलेशन की क्लास में, ठीक है। सो द इडियम इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। अब लिटरल मीनिंग क्या है मैंने बता दिया, बट जब इन वर्ड्स को मैं लिखती हूँ तो इसका लिटरल मीनिंग अपन नहीं कंसिडर करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जो ऑब्वियस मीनिंग है वो डिफरेंट है और जो इनका एप्लीकेशन वाला मीनिंग है वो डिफरेंट है। ऑब्वियस मीनिंग क्या है? आसमान से कुत्ते बिल्ली बरसना। लेकिन इसको यूज कब किया जाता है? जब हम बहुत बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की बात कर रहे होते हैं, बाढ़ जैसी कंडीशन आने लग जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है ना। जहां पर हो रास्ते में वहीं रहना पड़ जाता है बिकॉज इतना ज्यादा पानी भर गया है रास्तों में कि यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। इस टाइप की जब कंडीशन होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तब अपन इंग्लिश में रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यूज करते हैं। अब ये क्या है? ये ईडियम है, ठीक है। ये एक तरह की कहावत है। इडियम्स ऐसे फ्रेजेस या ऐसे एक्सप्रेशन, अब ये फ्रेज ही है, इट्स नॉट अ फुल सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश, किसी सेंटेंस का छोटा पार्ट जो होता है वो फ्रेज होता है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है लेकिन अपने आप में इसका मीनिंग इनफ होता है समझाने के लिए, ठीक है। इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है, यूजेज जो होता है वो डिफरेंट होता है बजाय कि उनके लिटरल वर्ड्स की। लिटरल मीनिंग क्या है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का, और उसका यूसेज का मीनिंग क्या है? मूसलाधार बारिश है, यही बात होती है, ठीक है। ये इंग्लिश में बहुत कॉमन होते हैं। और एड कलर, कलर का मतलब ये होता है आपकी राइटिंग जो है, आपने जो भी लिखा है उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है। उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, एक्साइटमेंट होता है, इसको रीड करते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा इसको ज्यादा ज्ञान है, इसको ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक है। इसलिए ईडियम्स और फ्रेजेस वगैरह यूज किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको नहीं पता है कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रेज, कोई भी ईडियम है, जैसे अब मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है, किकिंग द बकेट। मान लेते हैं कि इसका मीनिंग आपको नहीं पता या इसका यूजेज आपको नहीं पता। जब आप सेंटेंस में इसको देखेंगे और आपको नहीं पता कि ये क्या है तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये कॉमन तभी होते हैं जब आपको इनकी नॉलेज हो। इसीलिए ये उन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं जो इसको देख के नहीं समझते, या इंग्लिश जिनकी या तो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या फिर वो बहुत एडवांस्ड इंग्लिश नहीं जानते, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में कोई ईडियम आ जाता है और आपको मीनिंग नहीं पता, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे अंधा उठा के कोई ईडियम नहीं पूछता, हजारों हजार ईडियम होती हैं, किसी को नहीं आती। जनरली ईडियम्स कब पूछी जाती हैं? जब सेंटेंस का पहला सेंटेंस, जो उससे पहले सेंटेंस लिखा हुआ और जो उसके बाद में सेंटेंस लिखा हुआ है, या जो भी कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज आया है या पैराग्राफ कोई भी लिखा हुआ आया है, उस पैराग्राफ का जो बेसिक मीनिंग होगा उससे आप फ्रेज का, सॉरी, ईडियम का मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। दे आर लाइक लिटिल सेइंग्स और शॉर्टकट्स दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस द आइडियाज, ठीक है। यूनिक होते हैं, कल्चर और लैंग्वेज को लेकर ट्रांसलेट डायरेक्टली नहीं किए जाते हैं। हिंदी में मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, इस तरह की कहावतें होती हैं, उपमा होते हैं, ये सब कुछ इसी टाइप की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। फिगरेटिव मीनिंग होता है इनका, जैसे मैंने, अच्छा ठीक है, किक द बकेट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब, किक द बकेट का मतलब ये नहीं है कि बाल्टी को लात मार के गिरा देना, ठीक है। किक द बकेट का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना, है ना। पीपल पास अवे, ही passed away last week। पहला तरीका तो ये है इस सेंटेंस को लिखने का, वह पिछले हफ्ते गुजर गए, ठीक है, ये लीजिए। और दूसरा तरीका होता है he died last week। ये बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत इजी हैं। अगर आप कहीं पर इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं डायरेक्ट मीनिंग के, कोई नंबर नहीं काटेगा, सू कर देना, नंबर काट दे कोई तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये यूज करते हैं, he kicked the bucket last week, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। ये यूज करेंगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है ना, तो उसको यूं लगेगा ओके, आई आई सी व्हाट यू डिड देयर, ठीक है। ये यूज करेंगे तो वो कोई नंबर नहीं काटेगा, आपका मीनिंग सेम ही है। ये पता होगा तो ही आप यूज करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं। हाँ, बाय द वे, इसमें है ना, किक द बकेट की जगह आप है ना, किक द, क्या कह सकते हैं, बकेट की जगह क्या कह सकते हैं, बॉक्स नहीं कर सकते, ठीक है। किक द बकेट ही होगा, किक द बॉक्स नहीं होगा, वो फिर नंबर कट जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो आप इसको फिक्स रखते हैं, आप इसमें जो वर्ड्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या कहा है? हाँ, कांट चेंज द वर्ड्स, यू कैन नॉट चेंज द वर्ड्स।
ग्रामर चेंज होती है, किक द बकेट, विल बी किकिंग द बकेट, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। ही माइट किक द बकेट नेक्स्ट वीक, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा किसी परेशानी से, बीमारी से ग्रस्त था और उसका सर्जरी हुआ और वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ है एंड पीपल आर जस्ट वेटिंग कि हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, वहाँ पर आप देख सकते हैं ही माइट किक द बकेट सून, ठीक है। तो ग्रामर चेंज हो सकती है, वर्ड्स खुद चेंज नहीं होंगे। किक्ड द बॉक्स नहीं होगा, किक्ड द टेबल नहीं होगा, किक्ड द बकेट ही रहेगा, ठीक है। स्पिल द बीन्स को पोर द बीन्स नहीं करेंगे और स्पिल द पीस भी नहीं कर सकते। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का बेसिक मीनिंग होता है कि मुझे उस राज को बताओ जो आपके मन में है, ठीक है। अब स्पिल द बीन्स जो होता है, आप किसी को मजबूर कर रहे हैं बताने के लिए, ठीक है ना। कम ऑन स्पिल द बीन्स, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। तो अब मैं अपनी दोस्त से पूछ रही हूँ कि कल रात तुम जहाँ घूमने गई थी वहां हुआ क्या, बता मुझे, ठीक है। तो वो जो मैं उसको कह रही हूँ ना कि करना है तुम्हें ये काम, बताने हैं मुझे वो राज, वो स्पिल द बीन्स होएगा, ठीक है। चलो, इनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, हर लैंग्वेज के अलग होते हैं। जैसे अपने हिंदी में होता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। ओके, समझ तो गए हैं सब। फिर होता है कॉमन यूसेज, ठीक है। एवरीडे स्पीच में जो जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो एवरीडे स्पीच में इसको यूज करते हैं, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। और बाय द वे ये इनफॉर्मल सेटिंग्स में भी यूज होता है और फॉर्मल सेटिंग्स में भी यूज होता है, ठीक है। हर जगह यूज होता है, स्पीच में भी यूज होता है। आप पॉलिटिशियंस की स्पीचेस देखेंगे, उनमें हिंदी में काफी सारे मुहावरे वगैरह यूज करते हैं वो लोग, यही चीज है, ठीक है। टू मेक द लैंग्वेज मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत बेसिक सी चीज है जो मैंने बता रही हूँ। फिर होता है इडियम्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाइट द बुलेट, इसको थोड़ा लिटरल समझने की कोशिश करते हैं। गोली होती है गोली, और ये बुलेट है, ये मैं ना दवाई वाली मेडिसिन वाली गोली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बंदूक वाली गोली की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो बुलेट होती है, इट इज मेड ऑफ वेरी हार्ड मेटल्स, ठीक है ना। इसकी केसिंग, इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो सब कुछ बहुत हार्ड मेटल होता है, ठीक है। तभी तो इट्स गोइंग टू बी फेटल, जानलेवा क्यों होता है वो, क्योंकि वो हार्ड है, स्पीड से आ रहा है ना। उसका जो शेप है वो पियर्स कर देता है, फाड़ देता है, काट देता है, ठीक है। इसको चबाने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि कोई आपके डाबर दंत मंजन का कोई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके चबाने का मतलब ये है कि इतनी कठिन सिचुएशन को फेस करने का टाइम आ गया हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, बुलेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत उसको बाइट करना या फिर उसको होल्ड करना बहुत ज्यादा टेंस, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज वो हार्ड मेटल से बना है। उस बुलेट को बाइट करने की कोशिश करने का मतलब उस डिफिकल्टी को फेस करना, टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। जो मैंने अभी तरीका बताया है मीनिंग निकालने का, वो सब इडियम्स पे लागू नहीं होता है, कुछ पे लागू होता है। यहाँ पर भी कोई लिटरल मीनिंग की बात नहीं हो रही है, समझाने का तरीका ऐसा है मेरा, ठीक है। आई एम सॉरी, अगर कुछ लगता है कि ना कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मुझे बताना जरूर, आई विल हैंडल इट डिफरेंटली। आई डेंट वॉन्ट टू डू द प्रेजेंटेशन बट आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड गेट इट डन, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन जो है, ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर है और मुझे करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट आई हैड टू बाइट द बुलेट, मुझे करना पड़ा, ठीक है। यू हैव टू फेस, हैव टू, ऐसी कंडीशन जो मुझे मजबूर करती है उस डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए, कि मुझे एक दिन आएगा जब मुझे वो फेस करना ही करना है, ठीक है। उसके लिए बाइट द बुलेट होता है। अब इसमें लिटरली तो कोई ऐसा है नहीं कि सच में बुलेट को उठा के बाइट करना है, नहीं, इसका मीनिंग फिगरेटिव है, ठीक है। पुशिंग थ्रू समथिंग टफ, ओके। चलो, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत खराब होना। जैसी मेरी पिछले हफ्ते थी, खांस रही थी मैं वीडियोस में, है ना। तबीयत खराब होना, तबीयत खराब होने का मतलब होता है फीलिंग अंडर द वेदर। इसमें फर्स्ट वर्ड ये आएगा, है ना, शी इज फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर का मतलब होता है नीचे, है ना, और वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन यहाँ पर वेदर का मतलब क्या निकल जाएगा, नॉर्मल, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल अपनी हेल्थ होती है, नॉर्मल अपनी कंडीशन होती है, उससे नीचा फील कर रहे हैं, यानी कि उससे कमजोर फील कर रहे हैं। अंडर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कमजोर हो गया। लिटरल नहीं बता रही हूं, ऐसा मत सोचना कि ठीक है नोट्स बना लो लिटरल लिख लें, नहीं, लिटरल नहीं है, तरीका बता रही हूँ, वर्ड को, फ्रेज को, ईडियम को, मेटाफोर को, सिमिलीज को समझने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। शी इज फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है उसकी तबीयत खराब है, उसे कमजोरी महसूस हो रही है, और इसके आगे हमेशा फील आएगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी तबीयत से जुड़ा हुआ है। शी इज फीलिंग अंडर द वेदर सो शी इज स्टेइंग होम टुडे, ठीक है। इसका मतलब होता है फिजिकली अंडर द वेदर, सॉरी ये तो लिटिल मीनिंग है ना, फिजिकली कमजोर महसूस करना, फिजिकली
इनकम्प्लीट महसूस करना। ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, दूसरा अपन ने देखा था स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स देखा था, है ना? ये मैं बहुत कॉमन से आपके लिए कुछ इडियम्स लेकर आई हूँ। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं और इनको यूज करना आसान है क्योंकि इनको याद रखना आसान है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी इडियम्स की जिनको याद करना, सेंटेंस में फॉर्म करना बहुत ईजी है और जनरली देखा गया है कि अच्छा ही लगता है सेंटेंस में यूज होते हैं तो। ठीक है, और देखते हैं। लेट द कैट आउट द बैग का मतलब होता है सीक्रेट बताना, सीक्रेट को शेयर करना। ठीक है ना? और स्पिल द बीन्स का मतलब भी यही होता है। तो फिर दो दो इडियम्स की क्या जरूरत है? जरूरत है, ये मिस्टेक से हो जाता है। बोलते बोलते, बात करते करते राज मुंह से निकल गया। ठीक है, तब आता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और मैं किसी को मजबूर कर रही हूँ कि वो अपनी राज की बात मुझे बताए और फिर वो परेशान होके, थक हार के, हाथ जोड़ के मुझे अपना राज बता देता है या बता देती हैं, तो स्पिल द बीन्स आता है। डिफरेंस क्लियर हो गया? यहां पर फोर्स किया जाता है और यहां पर मिस्टेक से मुंह से निकल गई। वो मीम सबने देखा है, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, तो वो मुंह से निकल गई कैट आउट ऑफ द बैग होता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील अ सीक्रेट ऑफ्टन बाय मिस्टेक। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी तो मतलब राज की बात थी, लेकिन उसके मुंह से निकल गई, हम तेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिर तो क्या ही सरप्राइज पार्टी है, फिर तो बेसिक पार्टी है। रिलीजिंग द कैट फ्रॉम बैग, ये लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है इसका, ठीक है, लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया, और कंपैरिजन में स्पिल द बीन्स भी बता दिया। गुड, चलो। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान चीज, आसान आसान काम। कोई भी बहुत आसान काम है, ठीक है ना, इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे केक खाना किसी के लिए बहुत आसान काम हो सकता है, ठीक है, तो ईटिंग अ केक इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। दैट वाज अ बैड एग्जांपल, बट समझ में आ गया। बहुत इजी सा कोई काम होता है, ठीक है ना, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, इट्स अ पीस ऑफ केक। अब सब आसानी से हो जाता है सबसे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इतने सालों से वो एक काम करते आ रहे हैं। इट्स लाइक अ हैबिट टू यू, ठीक है। द टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, वो जो एग्जाम आपने फेस किया वो पीस ऑफ केक है। अगर अच्छी सी इंग्लिश की तैयारी करोगे तो पेपर 4 विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स, क्यों फिनिश कर दिया आपने आधे घंटे का एग्जाम 10 मिनट्स में? मतलब वो इतना ईजी था कि कर दिया, ठीक है। ओके, ईजी टास्क, गुड। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मैं आपको एक और इडियम बताती हूँ। प्रीचिंग टू द क्वायर, इसका प्रोनाउंसिएशन था क्वायर, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है इसको लिखना क्योंकि वाह पूरा नहीं आता है, क्वायर ऐसे बोलते हैं इसको। एनीवे, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि किसी दूसरे की करी हुई गलती के लिए किसी और को सुनाया जाए, उसके साथ शिकायत की जाए। टू मेक अ मिस्टेक अबाउट हु और व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। एक्सीडेंट हो गया दो गाड़ियों के बीच में, लेकिन जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ वो तो चल निकला। ठीक है, कोई बाइक थी, उसने रॉन्ग साइड से कट मारा और पीछे दो गाड़ियां थी, ब्रेक लगाने के चक्कर में दे स्मैश टुगेदर। अब जो लास्ट वाली कार है वो पहले वाली कार के पास में आके झगड़ा करने लग गया, ठीक है, तो फिर वो जिससे झगड़ा हो रहा है, जो गाड़ी में बैठा है, वो क्या बोलेगा? यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ है ही इज देयर, वो तो चला गया आगे, ठीक है ना, उसने अपन दोनों को भिड़ा दिया और वो निकल लिया, ठीक है। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कोई ऐसी मिस्टेक जिसकी सजा, जिसका आर्ग्यूमेंट आप किसी और से कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं जो उस मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उसकी गलती ही नहीं थी, ठीक है। ये होता है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। और प्रीचिंग टू द क्वायर, आप में से कितने लोग कभी चर्च गए हैं? चर्च में दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, एक्चुअली बहुत तरीके के होते हैं, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। एक तो होता है कॉन्ग्रीगेशन, एक होता है क्वायर। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? वो लोग जो चर्च में सरमन्स सुनने के लिए आते हैं, फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, यही होते हैं चर्च में,
ठीक है, ओके। तो वो क्या करते हैं, बाइबल की जो कहानियाँ होती हैं वो शेयर करते हैं, है ना? उनको अपने धर्म से एक तरह से उनको बताते हैं स्टोरीज़, ठीक है? जीसस क्राइस्ट की स्टोरी हो गई, सेंट पॉल की स्टोरीज़ हो गई। तो ये जो स्टोरीज़ होती हैं जब वो कॉमन लोगों को बता रहे होते हैं, तो वो कांग्रीगेशन कहते हैं। लेकिन जब वो उनको बता रहे होते हैं जिनको ऑलरेडी वो कहानी पता है, किनको पता होती है वो कहानियाँ? सिस्टर्स और ब्रदर्स को। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं अपने रिलिजन में, ठीक है? तब ये वाली चीज़ आती है। प्रीचिंग टू द कॉन्ग्रीगेशन। प्रीच का मतलब होता है ज्यादा सिखा रहा है क्या, ठीक है ना? इसी टोन का मतलब होता है प्रीच। प्रीच का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को सिखाना, है ना, किसी को बताना। तो प्रीचिंग टू द क्वायर, आप क्वायर को प्रीच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वायर को तो ऑलरेडी वो सब कुछ पता है ना? आपको किसको प्रीच करना चाहिए? कॉन्ग्रीगेशन को प्रीच करना चाहिए। इन दोनों में लिंक कितना है? सिर्फ इतना ही है कि यहां पर मिस्टेक की बात हो रही होती है। आप किसी ऐसे को सलाह दे रहे हैं गाड़ी सही से चलाने की जिसकी गलती थी ही नहीं, ठीक है, जो अच्छे से गाड़ी चला रहा था। आप किसी ऐसे को यहाँ पर कहानियां सुना रहे हैं जिसको ऑलरेडी वो कहानियां पता हैं, जरूरत ही नहीं है उनको सुनाने की, इनको सुनाने की जरूरत है। अभी समझ में आया? तो प्रीचिंग टू द क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ होता है तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है उनको ऑलरेडी वो सब कुछ पता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय एक्सप्लेनिंग इट टू देम। आप समय बर्बाद कर रहे हैं अगर आप उनको वो कहानियां बता रहे हैं या फिर वो बात बता रहे हैं जो उनको पहले से पता है, ठीक है? तब प्रीचिंग टू द क्वायर होता है। पार्क अप द रॉन्ग ट्री मैंने आपको बता दिया। इफ यू थिंक आई ब्रोक द वॉज, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर आपको लगता है कि वो गमला मैंने तोड़ा तो आपको गलती लग रहा है, ठीक है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अ डॉग बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, मिसजजिंग अ सिचुएशन और पर्सन, और सेम प्रीचिंग टू द क्वायर में होता है। इनका यूजेज लेकिन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? वहां पर गलती की बात हो रही होती है और यहाँ पर सलाह की बात हो रही होती है। आप जो मुझे सलाह दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, मुझे ऑलरेडी ये पता है, मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है? यू आर सपोज टू प्रीच टू द कॉन्ग्रीगेशन नॉट टू द क्वायर, ठीक है? चलो, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग बहुत मुझे बहुत पसंद है। मैं जब फर्स्ट टाइम काम पे लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था यू कैन डू इट, गो ब्रेक अ लेग, ठीक है? हाँ, ही रियली डिड से दैट। एनीवे, तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। गुड लक मतलब बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस किस काम के लिए? जो आप कुछ फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, ठीक है? अपन किसी को बोलते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस टुमारो, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच दैट यू विल बी प्लेइंग टुमारो। जो भी है, आप कुछ ऐसा काम, बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर की जरूरत है, तो ये यूज होता है। जनरली ये होता है स्पोर्ट्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए। आर्टिस्ट कैसे? जो ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, या जो डांस परफॉर्मर्स होते हैं, इनके लिए जनरली यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में जाके उनकी टांग टूट जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ओके? इनका इसका सिंपल मतलब ये होता है ऑल द बेस्ट, जो भी आप करने जा रहे हैं टुमारो, ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा एग्जाम है कल और फिर कोई बोल दे गो ब्रेक अ लेग, इट दैट विल नॉट वर्क, ठीक है? क्योंकि वहां पर आपको कोई फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं देनी है, वहां पर आपको सिर्फ लिखना है और अच्छा नंबर लाने हैं। वहां पर बेस्ट विशेस चले तो ही बढ़िया है, कोई ब्रेक अ लेग बोल दे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ओके? स्पिल द बीन्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और स्पिल द बीन्स से नियरेस्ट क्या रहेगा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है? वो दोनों एक्सप्लेन हो गए। हिट द नेल ऑन द हेड, ओके? इसको समझने के लिए ना लेट्स गो अ लिटिल लिटरल। अभी तक मैंने आपको जितने भी इडियम्स बताए हैं उनको मैंने लिटरल तरीके से समझाने की कोशिश की है ना? इनका लिटरल मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन लिटरल मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश की है, तो दैट आपको ये अंदाजा लग जाए कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। लेट्स सी दिस वन। एक कील कैसी होती है? कील ऐसी होती है ना, पर ऐसी होती है, ठीक है? ओके, सो इस कील के ऊपर यहाँ अगर अपन हैमर से मारते हैं तो जिस भी सरफेस पे क्लीन को रखा जाता है तो वो उस सरफेस को पियर्स कर देता है, उसके अंदर चला जाता है। तो फिर जब अपन उसको मारेंगे कील को तो वो कैसा हो जाएगा? कील मोटी हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, बट ओके, ठीक है ना? यहाँ पर हिट किया तो कील ने पियर्स कर दिया, और कील का काम क्या होता है? यही होता है, ठीक है ना? दो चीजों को जोड़ने के लिए कील को पियर्स करना जरूरी है, उसके आर पार होना जरूरी है। हिट द नेल ऑन द हेड का भी मतलब यही होता है, ठीक है? कोई ऐसा पॉइंट था, कोई ऐसी बात थी, है ना, या फिर कोई ऐसा टॉपिक था, कुछ भी था जिसको आपने एक्सप्लेन किया। आपने उसको क्या किया? एक्सप्लेन किया, और उसका एक्सप्लेनेशन सामने वाले को समझ में आ गया, और वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक सेंटेंस में यूज करके दिखाया,
वो एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट ने किसी सेंटेंस में यूज करके दिखाया और वो यूज सही था, इट वाज करेक्ट, तो फिर एक्सप्लेन करने वाला क्या बोलेगा? यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है that was a funny thing to say anyway। ठीक है, तो हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब हुआ? हिट द नेल ऑन द हेड का सिंपल मतलब यही हुआ है कि जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया है आपने उसको सही जगह यूज किया और रिकॉग्नाइज करा कि इसका यही मतलब होता है, और जब आपने किसी दूसरे को एक्सप्लेन किया या फिर आपने उस चीज को एक्सप्लेन करने की क्या बात है, मतलब आपने उस चीज को अगर अपने रियल लाइफ में भी यूज किया है, वैसे ही यूज किया है, तो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है ना, ये नेल का हेड होता है, नेल को पियर्स कराने के लिए यहीं पर हिट कर सकते हैं, यहाँ हिट करोगे तो नेल विल ब्रेक डाउन, है ना, वो टेढ़ी हो जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो वो वर्क करे उसके लिए यू हैव टू हिट द नेल राइट हियर। ठीक है, लिटरली समझ के हमने उसको यूसेज में डाल लिया है। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपके पास में ईडीएम इस तरह के ही आए जिनका आप लिटरल मीनिंग निकाल सके, थोड़ा बहुत कम से कम अंदाजा तो लग ही जाए। ओके, चलो अगला देखते हैं, मेटाफॉर्स। हिंदी में क्या क्या बताया था मैंने? लोकोक्ति होती है, मुहावरे होते हैं, उपमा होते हैं, इंग्लिश में ये सब कुछ ही होते हैं। ठीक है, चलो मेटाफॉर्स ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप किसी दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में, या फिर एक इंसान और एक चीज, या फिर एक जानवर और एक चीज, एक जानवर और एक इंसान, इनके बीच में कंपैरिजन बताते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन लिटरल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, किस किस को बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है? मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है एनीवे ठीक है, जैसे अब ये सेंटेंस है, माइक टाइसन इज अ बीस्ट। बीस्ट किसको कहते हैं? एक पावरफुल एनिमल। बीस्ट का क्या मतलब होता है? एक बहुत ही शक्तिशाली या ताकतवर जानवर। ठीक है, अब जब मैं कहती हूँ कि माइक टाइसन बीस्ट है, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो एक जानवर है, आई एम नॉट सेइंग दैट। मेरा पर्पस माइक टाइसन इज अ बीस्ट कहने का ये है कि मैं माइक टाइसन को कंपेयर कर रही हूँ एक जानवर के अंदर जैसी ताकत और अग्रेशन होता है, ठीक है ना, जैसा डिटर्मिनेशन होता है उससे। ठीक है, जैसे मैं नाम भूल रही हूँ, एक फिश होती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फिश, जो बहुत तेज तैरती है, मैं नाम भूल रही हूँ। एनीवे तो ये नेम है एंड ये फिश, माइकल फेल्प्स इज अ XYZ फिश। मुझे नाम याद आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। इट्स राइट देयर ऑन माय टंग। ओह हाँ, बाय द वे इडियम बताती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इडियम है, टिप ऑफ द टंग। जैसा कि मैंने अभी भी बोला कि उस मछली का नाम मेरी टिप ऑफ द टंग पे है, मतलब मुझे याद था अभी 2 सेकंड तक, लेकिन अब मैं भूल गई। ठीक है, तो ये जो टिप ऑफ द टंग होता है उसका मतलब यही होता है कि मतलब मेरी जबान पे यही था और अब मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, टिप ऑफ द टंग। बताओ, मैं एक फिश का नाम सोचते सोचते आपको एक नया इडियम बता देती हूँ। एनीवे माइकल फेल्प्स कौन है? दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स हैं। ठीक है ना, माइकल फेल्प्स आई थिंक इनके पास में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड जीतने का भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा ही कुछ है। तो माइकल फेल्प्स इज अ फिश। ठीक है, तो वो मछली की भांति तैरते हैं, वो इतना फास्ट तैरते हैं कि उनको बीट करना ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर सा है। ठीक है, जैसे यूसेन बोल्ट इज अ चीता चेजिंग हिज प्रे। अब मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने तीनों एग्जांपल्स आपको स्पोर्ट्समैन के दिए हैं। एनीवे मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स में है ही। तो यूसेन बोल्ट कौन है? इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 100 मीटर दौड़ने का, यही है यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट चीता की भांति हैं। वो भांति जो हैं, मैंने भांति वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने बोला है एक चीता होता है, फास्टेस्ट लैंड मैमल है, सबसे तेज दौड़ने वाले। ठीक है ना, जब वो अपने शिकार को पकड़ रहे होते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप सबने वो वीडियोस देखे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में आए हुए हों, चाहे शॉर्ट्स में देखे हों, चाहे नेशनल ज्योग्राफी या
डिस्कवरी चैनल देखने का शौक हो या एनिमल प्लेनेट देखने का शौक हो, सबने देखे हैं वो वीडियोस। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि कोई ऐसा है जिसने चीता को दौड़ते नहीं देखा। एनीवे, यूसेन बोल्ट कितना तेज दौड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई चीता अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। ये लिटरल सेंटेंस, जब मैं यूसेन बोल्ट को चीता ही बोल देती हूँ ना डायरेक्ट ही, तो निकलता है। अब चीता क्या होता है, इट्स एन एनिमल, पर मैं यूसेन बोल्ट को एनिमल नहीं बोल रही हूँ। बीस्ट क्या है, मैं एक एनिमल जानवर की बात कर रही हूँ। मैंने माइक टायसन को या मोहम्मद अली को इनको जानवर नहीं बोला है ना। जैसे माइकल फेल्प्स हो गया, मैं इनको फिश नहीं बोल रही हूँ, मैं इनको मछली नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उन जानवरों की जो क्वालिटीज हैं उनसे इनको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ। उसी तरह से मेटाफॉर्स होते हैं। मेटाफॉर्स का मतलब होता है हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कंपेयर करके किसी और के साथ, ठीक है। लेकिन हम इन सेंटेंसेस में लाइक या एज, इन दोनों या इन दोनों जैसे और शब्द होते हैं, उनके साथ में इनको नहीं यूज करते। मैंने नहीं बोला कि माइक टायसन इज लाइक अ बीस्ट या माइक टायसन फाइट्स लाइक अ बीस्ट। माइकल फेल्प्स स्विम्स लाइक अ फिश, ये सब नहीं बोला है मैंने डायरेक्टली उनको वही उपाधि दे दी है जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनके साथ में ही स्विम्स लाइक अ फिश बोलती, लाइक अ फिश, मछली के जैसे तैरते हैं बोलती, तो ये सिमिली हो जाता। क्या हो जाता, अभी आगे मैं दिखाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। सिमिली हो जाता ये, ठीक है। सिमिली हिंदी में उपमा होता है। Anyway, they create vivid images, deeper meanings by suggesting that one thing is another even though it's not literally true. Literally नहीं है ऐसा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि माइकल फेल्प्स फिश हैं, ऐसा नहीं है कि यूसेन बोल्ट चीता हैं। हम उनकी तरह उनको देखते हैं, उनकी तरह उनकी जो क्वालिटीज होती हैं उन एनिमल्स की, उनकी तरह उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलो, मेटाफोर का रेलेवेंस क्या होता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच होती है, आप इससे इमेजिनेशन आप बता सकते हैं। आप जनरली आपको नॉवेल्स में देखने को मिलेगी ये चीज, है ना। स्पेशली फिक्शन नॉवेल्स होते हैं, है ना। फिक्शन नॉवेल्स में देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली बहुत ज्यादा आपको इधर देखने को मिलेगा इनको। पोएट्री में बहुत, आपको पोएट्री का अगर शौक है और आपने पढ़ी है, चाहे हिंदी कविताएं पढ़ी हो, उनमें बहुत मेटाफोर्स का यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इनका कंपैरिजन डायरेक्ट होता है ना। आप कह कुछ और रहे हैं और आपकी बात कुछ और हो रही है और आपने लिखा कुछ और है, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे टाइम इज अ थीफ, अब ऐसा तो है नहीं कि टाइम कोई इंसान है और वो चोर है ना। लेकिन इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारी यादें चुराता जाता है, मतलब हमारा ही समय काट रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इट्स नथिंग टू सेलिब्रेट, आपका बर्थडे जो होता है वो नथिंग टू सेलिब्रेट, आपने मेरा 1 साल कम कर दिया मेरी उम्र में से, ठीक है। तो टाइम इज अ थीफ वाली बात यहाँ पर आती है, ठीक है। टाइम लिटरली जो है, टाइम आपका कुछ चुरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीतता है आपके कुछ पल लेता हुआ जाता है ना। फिगरेटिव मीनिंग इसका देख लिया हमने, विविड इमेजरी, कलरफुल लैंग्वेज हो गई, है ना। वही चीजें चल रही हैं, कॉमन इन एवरीडे लैंग्वेज, कैजुअल कैजुअल कॉन्वर्जेशन में भी ये चीज देखने को मिलती है आपको। फिर है हर हार्ट इज गोल्ड। ये हर हार्ट इज गोल्ड जो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसका दिल जो है वो खुद खरा सोना बना हुआ है, लेकिन सोने की क्या क्वालिटीज होती हैं, उसे बहुत पसंद किया जाता है। गोल्ड इज गोल्ड, ठीक है। डायमंड इज डायमंड। ये प्रेशियस चीजें जो होती हैं वो प्रेशियस क्यों होती हैं, क्योंकि वो सबको पसंद होती हैं। पसंद क्यों होती हैं, क्योंकि वो अच्छी होती हैं, प्योर होती हैं, है ना। तो सब उसको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो दिल है वो सोना है। वो दिल सोना क्यों है, क्योंकि वो काइंड है, वो जेनरस है, वो वैल्यूएबल है। ये जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं उनके लिए यूज होता है। और देखें, वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये एक्टर्स के लिए यूज होता है, स्पेशली जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है। किनके लिए यूज होता है, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है। लाइफ इज लाइक अ प्ले विद पीपल एक्टिंग आउट रोल्स इन अ स्पीच शी सेड द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल प्ले आवर पार्ट्स, ठीक है। जो जीवन है वो रंगमंच की तरह है, और जो हम उसमें कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, वो हम हमारा एक तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। हर वर्ड्स वर अ डैगर, सेम चल रहा है। डैगर क्या होता है, खंजर होता है। खंजर क्या होता है, चुभता है, दर्द करता है। तो उसके जो शब्द थे, उसने मुझे इतने तीखे शब्द सुनाए हैं, उसने मुझे इतना खरी खोटी सुनाई है कि उसने मेरे दिल को छलनी कर दिया, तार तार कर दिया, मेरे कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया, ठीक है। तो वर्ड जो होते हैं वो शार्प हैं, हर्टफुल हैं और इमोशनली मेरे अंदर पेन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मुझे उन शब्दों को सुन के दर्द हुआ है, दुख हुआ है। हिज हार्श क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कमी निकालना या बुराई, या देखना एक कमी को ऐसे लिखते हैं, या
ई की मात्रा छोटी होती है। एनीवे तो जो कमी निकली है, जो मैंने जो भी कोई काम किया था उसमें उसने कमी निकाली है, तो कमी भी उन शब्दों को यूज़ करके निकाली है जिन शब्दों ने मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को तार-तार कर दिया। ये रहा, ठीक है? चलो लाइफ इज़ अ जर्नी सेम वो वर्ल्ड इज़ अ स्टेज वाली सी बात है, ठीक है ना? आपका जो जीवन है वो एक तरह से जर्नी के समान है, एक सफ़र है, ठीक है? आपका जीवन जो है वो सफ़र है और डेस्टिनेशन क्या है? डेथ है। डेथ इज़ अ डेस्टिनेशन वो वाली सेम चीज़ है यहाँ पे, हुँ? क्लासरूम वाज़ अ ज़ू इतना ज़्यादा केओटिक, इतना नॉइज़ी और इतनी कचर-पचर क्लास में हो रही थी कि क्लास कैसी महसूस होने लग गई? एक ज़ू की समान, है ना? चिड़ियाघर महसूस होने लग गया। वो वाली चीज़ है विद ऑल द किड्स शाउटिंग द क्लासरूम वाज़ अ ज़ू टुडे। ये एक्सरसाइज़ है, सेम तरीका है, मीनिंग्स इसके एप्लीकेबल रहेंगे, एप्लीकेशन अलग होगी इनकी, इनके वर्ड्स अलग होंगे, कोई भी यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं है। यू आर अ स्टार या यू आर अ शाइनिंग स्टार, तो यू आर अ स्टार तब यूज़ करते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, ठीक है ना? टाइम इज़ अ रिवर, समय बहता रहता है, ठीक है? कैसे इनको सेंटेंसेस में ज़रूर यूज़ करना, दीज़ आर वेरी फन टू यूज़ इन योर लैंग्वेज। शी लाइट्स द रूम विद हर स्माइल, मतलब वो ऐसा मुस्कुराई कि क्लास के अंदर या कमरे के अंदर बत्तियाँ जल उठी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो उसकी स्माइल जो है उसने सबको खुश कर दिया, सबका मूड अच्छा हो गया, ठीक है? सारा जो गमगीन सा माहौल हो रखा था वो खुशनुमा हो गया उसकी स्माइल से, ठीक है? तो वो कितनी ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान होगी उस बारे में बात हो रही है। हर स्माइल इज़ अ सनशाइन सेम चीज़ है। ही इज़ ड्राउनिंग इन वर्क, वो अपने काम में डूब गया। वो डूब रहा है अपने काम में, मतलब उसको खाने-पीने का भी होश नहीं है, वो अपने काम में डूब रहा है। लव इज़ फायर, ये बहुत ज़्यादा आपको रिहाना या फिर टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स में देखने को मिलेगा, सॉरी सुनने को मिलेगा। लव इज़ अ फायर या लव इज़ लाइक अ फायर या हेल फायर और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो इन दोनों के सॉन्ग्स में बहुत सुनने को मिलती हैं। अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, सुनने चाहिए इंग्लिश। और बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप वोकैब की बात कर रहे हैं, है ना? वोकैब्युलरी सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं होते, ये चीज़ें भी वोकैब्युलरी का ही पार्ट होती हैं। ये तभी आएगा जब आप इंग्लिश लैंग्वेज से फ़ैमिलियर होंगे। आप कैसे इंग्लिश लैंग्वेज से फ़ैमिलियर होंगे? सिर्फ ट्रांसलेशन देख के या ट्रांसलेशन करके आपको इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? ट्रांसलेशन के अलावा आपको इंग्लिश से डे टू डे, एवरी डे, फेस टू फेस होना पड़ेगा। कैसे होएँगे आप? एंटरटेनमेंट से, जैसे मैंने बताया इन दोनों के सॉन्ग्स, ठीक है? आप एंटरटेनमेंट के अलावा इसमें जैसे मूवीज़ भी आती हैं, सॉन्ग्स भी आते हैं, इसमें प्लेज़ भी आते हैं, इसमें क्या कहते हैं टीवी सीरीज़ भी आती हैं, सब कुछ आता है इसमें, है ना? उसके बाद में आप फेस टू फेस होते हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में भी आई वुड सजेस्ट एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स में जनरली आपको मेटाफॉर्स, सिमिलीज़ ये सब देखने को मिलेंगे। इडियम्स, फ्रेजेज़, है ना? या फिर प्रोवर्ब्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप फेस टू फेस होंगे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स। वो जो बहुत ज़्यादा पैनल्स को बिठा देते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, वो जो कचर-पचर हो रही होती है, उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं न्यूज़ चैनल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पर प्रॉपर न्यूज़ को ही बोला जाता है। आई वुड सजेस्ट दिस क्यों? इसलिए नहीं कि वो क्या न्यूज़ दे रही हैं, वो आपको क्या बता रही हैं, नहीं। वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, वो बहुत रिच होती है और उनके प्रोनंसिएशंस बहुत क्लियर होते हैं। इनको समझना बहुत आसान है। इन मैडम की बोली हुई बात समझना बहुत आसान है, उसको कॉपी करना, उसको सुनना, उसको सीखना अच्छा है, आसान है। ठीक है? तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म जो इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए है। कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, उनके साथ ये बात लागू नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि ये सब अपन फ़ैमिलियर हैं इन चीज़ों से। हर वॉइस इज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक अच्छा ही लगता है। जिन लोगों को डेथ मेटल या फिर मेटल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, उनके लिए लागू नहीं होती है ये चीज़। लेकिन जो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है, उनके लिए हर वॉइस इज़ म्यूज़िक की बात होती है, ठीक है? आई एम ऑन क्लाउड 9 खुशी, ठीक है? क्लाउड 9 को हिंदी में क्या कहेंगे? सातवें आसमान पर। ये हिंदी का मुहावरा है जो इंग्लिश में क्लाउड 9 के रूप में जाना जाता है। लिटरल मीनिंग नहीं बताया है मैंने। मैंने बताया हिंदी में अपन जिस जब बोलते हैं ना कि वो तो 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है ना? इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ ऑन क्लाउड 9, ठीक है? समझ में आ गया? दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों का यूसेज बता रही हूँ मैं। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, सिमिलीज़। सिमिलीज़ क्या होती हैं? सिमिलीज़ वो होते हैं सेम मेटाफॉर लेकिन इसमें ये आ जाता है, ठीक है? देखते हैं। जैसे माइक टायसन नहीं, माइक टायसन
फाइट्स लाइक अ बीस्ट। फर्क समझ में आ गया? वहां पे मैंने क्या बोला था, माइक टायसन इज अ बीस्ट। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, माइक टायसन एक जानवर की भांति लड़ते हैं। यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहा है कि मैं जानवर के अग्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उसके फाइटिंग टैलेंट के बारे में बात कर रही हूँ। आपने कभी कोई चिंपैंजी देखा है पास में से, है ना, या लायन देखा होगा, जू गए हैं, ये दोनों एनिमल्स देखे हैं, है ना, इन एनिमल्स को कभी पास में से देखा है? कितने विशाल, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इनको सिर्फ फिजिकली देख ले तो ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, है ना। इनकी तरह फाइट करना, वहां कंपैरिजन हो रहा है। ही फाइट्स लाइक अ बीस्ट। जब दो लायंस लड़ रहे होते हैं, एनिमल प्लेनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं, देखना कभी, जब दो लायंस लड़ रहे होते हैं तो जो उनका अग्रेशन और जो उनका वायलेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना, वो माइक टायसन वैसे लड़ाई करता है। समझ में आ गया? थैंक गॉड ही इज रिटायर्ड। एनीवे, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ मेटाफॉर। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें हम ये दोनों वर्ड्स यूज करते हैं, है ना। हर हार्ट इज गोल्ड को हर हार्ट फील्स लाइक अ गोल्ड, हर हार्ट इज लाइक अ गोल्ड, या फिर हर हार्ट इज एज प्योर एज अ गोल्ड, ठीक है ना। सिमिलीज आर इमेजिनेटिव, सेम चीज है, आप वो भी इमेजिन ही कर रहे हैं। माइक टायसन इज अ बीस्ट, वो भी इमेजिनेशन ही है। आइडियाज को इजी हो जाता है पिक्चर करना और समझना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन सेम चीज चल रही है, डिस्क्रिप्शन विविड हो जाता है, रिलेटेबल हो जाता है, और कहाँ यूज होता है, वहीं यूज होता है, पोएट्रीज में, नॉवेल्स में, इन चीजों में, एडिटोरियल्स में, इनमें यूज होता है। ऑलराइट, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। की फीचर्स, इसमें दोनों का फर्क क्या है, लाइक और एज का फर्क है। ओके, एग्जाम्पल, शी सिंग्स लाइक एन एंजल। एंजल क्या होती है? एंजल को हिंदी में क्या बोलेंगे? ओ माय गॉड, एंजल को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे याद आएगा, मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो एंजल्स क्या होते हैं? जैसे बाइबल में, मैं बाइबल का एग्जाम्पल या क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, मेरी बाइबल पढ़ी हुई है एक्चुअली कॉलेज के टाइम में। क्यों, फिर कभी देखेंगे क्यों पढ़ी हुई है। एनीवे, तो बाइबल में ना एंजल्स की बात हुई है। ये जो एंजल्स होते हैं ना, जब ये अर्थ पे डिसेंड करते हैं, या फिर जब ये धरती पर उतर रहे होते हैं, डिसेंड करने का क्या मतलब होता है? उतरना, ठीक है ना। जब ये धरती पे उतर रहे होते हैं तो ये बहुत सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, बहुत अच्छे अच्छे कानों को मधुर लगने वाले गाने सुनाई देते हैं, ठीक है, बाइबल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए इनका गाना, जो भी महिलाएं जिनकी भी बात हो रही है, उनका गाना एंजल्स के ऊपर कंपेयर किया है, कि जब वो गाना गाती है तो ऐसा लगता है जैसे अप्सराएं उतर गई, ठीक है, एंजल्स का डिसेंड होना लगता है, जैसे एंजल्स गा रहे हो। फिगरेटिव मीनिंग, बाय द वे, एंजल्स बहुत डरावने होते हैं, उसी बाइबल में लिखा हुआ है, डू नॉट फियर द एंजल। तो डरने की क्या बात है? जो चीज इतनी ज्यादा सुंदर गाना गा रही है, उसे डरना क्यों? बिकॉज एंजल्स आर डेंजरस, दे आर fearsome. Anyway, figurative meaning, the comparison isn't literal. obvious सी बात है, literal नहीं है, वो खुद कोई एंजल नहीं है, वो एंजल की तरह गा रही है ना। क्रिएटिव और विविड इमेज और फीलिंग की बात हो रही है, विविड, ये सब रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ यूज होता है? स्पीच में, राइटिंग में, पोएट्री में। ये पोएट्री, जिन लोगों को कविताएं पढ़ने का शौक है या फिर पोएट्री पढ़ी है, वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ही रन्स लाइक द विंड, मैंने लाइक लगा दिया यहाँ पे, है ना। विंड क्या होती है? हवा। हवा बहती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वो ऐसे दौड़ता है जैसे हवा बह रही हो, है ना, हवा दौड़ रही हो। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, समझ में आ गया? यहाँ पर ये कंपैरिजन हो गया सन से। फिर बेबी स्किन इज सॉफ्ट लाइक सिल्क, है ना, ठीक है। ही इज एज बिजी एज अ बी। बी क्या होती है? मधुमक्खी। वो बिजी क्यों हो रही है? क्योंकि वो सुबह से शाम हर वक्त उसका वेकिंग मोमेंट जो होता है, वो फूलों के ऊपर से पराग इकट्ठा करना होता है और शहद बनाना होता है, ठीक है। तो बिजी बहुत ज्यादा बी होती है, बी बहुत ज्यादा बिजी होती है। और ये कितने बिजी हैं? जैसे कि एक मधुमक्खी हो, ठीक है, अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाना। बिजी इज अ बी, ही इज ड्राउनिंग इन वर्क। ये मेटाफॉर जो है, ये इससे रिलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे? वो अपने काम में डूब गया है, तो जो मधुमक्खी होती है वो भी अपने काम में डूबी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी की क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है, और वो वहां पर काम में डूब जाना, जैसे कोई स्विमिंग पूल हो, पानी से भरा हुआ और उसके अंदर डूब गए हो, ठीक है। चलो, हर वॉइस वॉज लाइक नेल्स ऑन अ चॉक बोर्ड। अब ये चॉक बोर्ड नहीं है, वरना मैं यहाँ करके दिखा देती, ठीक है। तो नाखूनों को यूं जब चौक पे बोर्ड पे चलाते हैं, तो जो कर की आवाज आती है, कर्कश आवाज आती है, वो चुभती है कानों को।
तो एक तो वो महिला थी जिनकी एंजल समान मधुर आवाज थी गाना गाते वक्त, और एक ये है महिला जिनकी आवाज जो है वो कानों में चुभती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज इसमें भी यही है। ऑक्स क्या होता है? बैल, है ना। और सांड किसको कहते हैं? आप लोगों को इसका डिफरेंस ऑलरेडी पता ही है। तो बैल को किस चीज के लिए काम में लिया जाता है? हल चलाने में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, तो जिसकी भी बात हो रही है, जिन भी पुरुष की बात हो रही है, उनको कहा गया है कि आप बैल के समान ताकतवर हैं। समान, मैंने क्या बोला? बैल के समान ताकतवर हैं। जो समान वर्ड जो है वो एज है। जिराफ क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, है ना। उनकी नेक कितनी हाई होती है, कितनी लंबी होती है, तो उनकी जो हाइट है उसके समान ये लंबे हैं। शी डांसेस लाइक अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसी होती है? बटरफ्लाई क्यों कहते हैं किसी को? क्योंकि हम उनको ग्रेसफुल वर्ड उनके लिए यूज करते हैं, बटरफ्लाई के लिए, है ना। क्या यूज करते हैं? और ब्यूटीफुल, है ना, प्लेजेंट, अपीलिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना। ये हम किन के लिए यूज करते हैं? बटरफ्लाई के लिए। बटरफ्लाई क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सुंदर होती हैं, कितनी कलरफुल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वेटलेस होती हैं। कभी आके बैठ जाती है, कभी अपन जाते हैं कहीं पे घूमने पार्क वगैरह में और आके बैठ जाती हैं, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में। तो वो जो पॉजिटिव फीलिंग सी आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि वो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में एसोसिएट की गई हैं। तो उनका डांस कैसा है? जिन भी महिला की बात हो रही है, उनका डांस कैसा है? ऐसा है। ओके, चलो। हर आईज स्पार्कल लाइक स्टार्स। मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही, मतलब क्या है ये, कितना इजी है। ठीक है। आई एम हंग्री लाइक अ वुल्फ। आपने कभी किसी जंगली जानवर को, स्पेशली क्या कहते हैं इसको, वुल्फ को, वुल्फ क्या होता है? भेड़िया, है ना, भेड़िया, इसको कभी खाना खाते देखा है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली एनिमल्स से इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एनिमल्स को रिलेट करना आसान होता है। ठीक है, ही आई एम हंग्री लाइक अ वुल्फ, इज एज क्वाइट एज अ माउस। घर में चूहा घुस आता है और खाना वाना खाता है, बर्बादी क्रिएट करता है और बाहर निकल जाता है। किसको पता चलता है? जब तक नजर ना जाए, बिकॉज माउस इज वेरी क्वाइट। एक तो क्वाइट होता है, दूसरा सीक्रेटिव, है ना, ही इज वेरी सीक्रेटिव। ये जो चीजें होती हैं ये माउस के साथ लगती हैं। आगे देखते हैं। शी इज स्वीट एज अ हनी, ही इज फास्ट लाइक अ चीटा। यूसेन बोल्ट के लिए थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था इस एग्जाम्पल को। हिज रिफ्लेक्सेस आर लाइक अ कैट। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। जो आपका रिएक्शन टाइम है वो इतना लो है, मतलब आपने इतनी जल्दी किसी चीज के ऊपर रिएक्ट किया। जैसे अपन किसी गर्म तवे के ऊपर, अपन को पता नहीं होता कि तवा गर्म है और अपने हाथ लगाया तो अपन जल्दी से हाथ छटक लेते हैं, अपना हटा लेते हैं। तो वो जो रिएक्शन टाइम है उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, है ना। अगर आपका रिफ्लेक्स फास्ट है तो आप बिल्ली की तरह फास्ट है। ठीक है ना। हर laughter was like music, again same thing. I slept like a log. log क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा। तो वो पड़ा रहता है, जब तक उसे हटाओ नहीं, हिलाओ नहीं, तब तक वो पड़ा ही रहेगा। तो मुझे ऐसी नींद आई जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो। ठीक है। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, अगेन सेम चीज चल रही है। शी रन्स लाइक द विंड, अपन ही रन्स लाइक द विंड अपन थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। गुड। अब इन चारों के डिफरेंसेस मैंने इसको टेबल में निकाला है। मैं पहले आपको बता दूं, यही चार हैं। एक मैं और क्लास लूंगी प्रोवर्ब, सॉरी, प्रोवर्ब कहावतें होती हैं, मुहावरे। ठीक है ना। ये जो मुहावरे होते हैं इनकी मैं अलग से क्लास लूंगी, शॉर्ट क्लास होगी बट इंटरेस्टिंग होगी। वो क्लास आपको मैं इन दोनों के साथ में बताऊंगी, मेटाफॉर और सिमिली के साथ में बताऊंगी। ठीक है। इंटरेस्टिंग है, इजी है और एनरिच करेगा आपकी इंग्लिश को। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में प्रोवर्ब देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो अभी तक आपको 1 घंटा जो मैंने समझाया, 1 आवर की क्लास हो गई है, 1 घंटा जो मैंने आपको समझाया ना उसका ही शॉर्टकट है। इसको समझ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसके नोट्स बना लो। इट्स गुड, इट्स इजी एंड इट्स कॉम्पैक्टेड। ओके, चलो। डेफिनेशन, सिमिली के डेफिनेशन, फ्रेज, इडियम और मेटाफोर के डेफिनेशन। फिर है उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे पहचानते हैं। सिमिली को पहचानना आसान है, इसमें लाइक और एज आ जाता है। फ्रेज जो होते हैं लिटरल होते हैं, फिगरेटिव भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स की बात हो रही है। ठीक है ना। आई एम सॉरी, ये फ्रेज नहीं होगा, ये होगा फ्रेजल वर्ब्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। फ्रेजल वर्ब्स होगा। ठीक है। फिर होता है इडियम, इडियम की डेफिनेशन और मेटाफोर की डेफिनेशन और इनका यूजेस दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है इनका
यूसेज लिटरल होता है या फिगरेटिव होता है, मेंशन किया है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं और सेंटेंस में कैसे यूज किए जाएंगे, ठीक है। फिर होगा इनका एग्जाम्पल्स, मैंने एक एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है। शी रन्स लाइक द विंड, टाइम एज अ थीफ, किक द बकेट, अंडर द स्टार्स, इनकी मीनिंग के साथ मैंने उनको यूज किया हुआ है, और इनके एग्जाम्पल्स का बेसिक मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इनका यूसेज, इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, किस फॉर्म में यूज करना है और कहाँ पर सेंटेंस में कहाँ इनको प्लेस करना है, ऑलराइट। और क्या इनका अकेले में मीनिंग कुछ बनता है या नहीं। सिमिलीज किसी सेंटेंस का पार्ट होंगे, फ्रेजल वर्ब्स फ्रेगमेंट में भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर मेटाफॉर्स और आपके इडियम्स, इडियम्स और मेटाफॉर्स, इडियम है ही स्पिल्ड द बीन्स, और मेटाफॉर्स लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है। ये आपके अकेले, मतलब इनको अगर अकेला किसी क्वेश्चन के आंसर में लिखा जाए तो क्या इनका कुछ मीनिंग निकलता है, तो इन दोनों का मीनिंग निकलता है, इनका कभी कभी नहीं भी निकलता है। इनका मीनिंग फ्रेजल वर्ब्स हैं, पूरा मीनिंग निकलेगा, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये नए सिमिलीज, सॉरी, ये या तो सेंटेंस में अलग से भी देखने को मिलेंगे या फिर सेंटेंस के अलावा भी देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। चलो डन। अपन ने आज क्या किया, फ्रेजल वर्ब्स किया, अपन ने उसके बाद में क्या देखा था, ईडियम्स देखा था, है ना। और अपन ने उसके बाद में क्या देखा था, और लास्ट में क्या देखा, और इन चारों के अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी, इसकी मैं क्लास अलग लूंगी, ठीक है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा डिटेल्ड है, लेकिन शॉर्ट क्लास होगी, ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आज समझ में आया होगा, है ना। कहाँ थे अपन, फर्स्ट में चलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आ गए, फ्रेजल वर्ब्स, चलो एनीवे, ठीक है, समझ में आया, इंटरेस्टिंग था। इनका यूसेज देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाना है। इस क्लास की आपको पीडीएफ और एक वर्कशीट मिलेगी, वर्कशीट अटेम्प्ट करना आसान है लेकिन अच्छी है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ओके। चलो